arrange the following solution in increasing order of their boiling point. इनको आपको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन सब्सटेंसेस को, जो मैं लिख रहा हूं। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 0.1 m AlCl3 सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज 0.1 m, ये ध्यान रखना 1 लीटर लिया अपन ने ना, सारे सॉल्यूशन हमारे पास में 1 लीटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। खैर 1 m दे रखा है तो इसका मतलब वो वही होगी इसकी कंसंट्रेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास BaCl2 सॉल्यूशन। थर्ड आ गया आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6 एंड द नेक्स्ट वन इज 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये 4 सॉल्यूशन ले लिए हैं और आपको कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इन्हें बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उन्हें पहले और जिनका ज्यादा है उन्हें बाद में अरेंज करें। तो आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो आपके पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती क्या हो बेटा, हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा। एक्चुअली क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है तो आपको ये जरूर देख लेना है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने। जैसे हमने अमाउंट तो लगभग यहां पर तो सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, हमें यहां दिख रहे 0.m, ठीक है ना, 0.1 मोल इसका है, 0.1 मोल इसका, नंबर ऑफ मोल सबके सेम दिख रहे हैं। बट जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर AlCl3 जो है Al प्लस 3l माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। BaCl2 की अगर हम बात करते हैं तो ये Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस बनाएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर हम देखते हैं तो ये 4K प्लस और FeCN6 की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, इस पीछे बैकग्राउंड वॉइस आ रही है किसी बच्चे की, ऑडियो ऑन है तो वो ऑडियो ऑफ कर लेना आप, है ना, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है पीछे से। यस, तो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं होता है तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास में उतना ही रहेगा, C6H12O6। तो यहां पर देखें नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितने आ गए, 1 और 3। यहां पर 4 मोल्स आ गए, यहां हमारे पास 3 मोल्स है, यहां पर देखिए 4K प्लस आए ना और ये पूरा 1 मोल है तो यहां पर 5 मोल्स इसके बन जाएंगे, ग्लूकोज का 1 मोल रहेगा। तो जैसा हमने कहा था कि इन्हें अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर, तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ग्लूकोज के हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ग्लूकोज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, C6H12O6, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ है वो सबसे कम इंक्रीज हुआ है। उससे ज्यादा जो इंक्रीज होगा दैट विल बी BaCl2, और BaCl2 से भी ज्यादा जो होगा वो होगा AlCl3, ठीक है, और सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है बेटा कि कौन पहले बॉईल होगा कौन बाद में बॉईल होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो इसको डिसोसिएट करके देख लेना आप, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। ठीक है,
तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन किस तरह से देखें इफेक्ट होता है नंबर ऑफ मोल से। तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी ये देखें। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है देखें। तो ये है टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर एट इक्विलिब्रियम, यानी जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर हो, उसे हम उसका बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे हम। देखिए जैसे यहां पर, जैसे कल हमने डायग्राम बनाया था सेम उसी तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। यहां पर तो मैं ले रहा हूं एक तरफ आपके पास वेपर प्रेशर, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहां इस डायरेक्शन में इस एक्सेस पर ले रहा हूं मैं टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें यहां देखना है कि किस तरह से टेम्परेचर और वेपर प्रेशर जो है वो चेंज होता है। देखिए यहां पर मैं पहला और ये दूसरा दो कर्व बना रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कि ज्यादा जो वेपर प्रेशर है वो किसका देखने को मिलता है, मोस्टली जो ज्यादा वेपर प्रेशर, बिल्कुल वो मिलता है हमें सॉल्वेंट का। यस, हाँ कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद में फिर मिलता है सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। अब यहां पर मैं एक पॉइंट बना रहा हूं इस तरह से, और यहां पर ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट पर खास बात क्या है कि आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट मिलेंगी। जैसे इस पॉइंट से जस्ट इधर जाओगे तो ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर पर ये लिक्विड मिलेगा आपको। ठीक है, इससे इधर आओगे तो ये सॉलिड मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली सॉल्यूशन के लिए भी जैसे ही आप ज्यादा टेम्परेचर पर देखेंगे तो लिक्विड स्टेट मिलेगी आपको, और कम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड स्टेट मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, इन पॉइंट पर हमको कंसीडर करना है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। तो देखिए इन पॉइंट्स पर हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट और सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि जैसे ही आप इससे आगे जाएंगे ज्यादा टेम्परेचर पर तो वो लिक्विड हो जाएगा, पीछे आएंगे कम टेम्परेचर पर तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पर हो। तो यहां आप देख सकते हैं कि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट सॉल्वेंट के लिए इक्विलिब्रियम पर इस टेम्परेचर पर है, हम नीचे देख लेंगे। तो यहां पर इसको मैं लिखूंगा T, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर होता है तो T0B। ठीक है, इसे मैं T0B लिख रहा हूं। फिर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन ये नीचे वाला है, और सॉल्यूशन के लिए ये वाला पॉइंट है जहां पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है, इसे मैं लिख रहा हूं TB। नॉट नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, अब हमें यह साफ दिख रहा है कि देखो T0B की वैल्यू TB से ज्यादा है, तो हम यह लिख सकते हैं T0B की वैल्यू जो है T0B इज ग्रेटर देन TB। ठीक है, तो यहां दोनों का मतलब जरूर पता होना चाहिए हमें। T0B जो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और TB जो है ये है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, यानी मैं इस ग्रेटर में से T0B में से TB को सेपरेट कर देता हूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेल TB बोलेंगे उसे हम। ठीक है, और डेल TB को हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है। अब अगर मुझे डिफाइन करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्या होता है, तो मैं इसको किस तरह से डिफाइन करूंगा। तो देखिए मैं कह सकता हूं, एक बार पहले हिंदी में समझ लेते हैं इसे। हम ये कह सकते हैं कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये डिक्रीज हो गया, पीछे चला गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसे ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं। यानी when non-volatile solute is added in pure volatile solvent, the freezing point of the formed solution decreases, and this fall in freezing point, इस freezing point में जो fall हो रहा है, this is called depression of freezing point, इसी को हम freezing point का depression कहते हैं, ठीक है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो गया। अब जैसे कल हमने यहाँ छोटा सा एक वो डेरिवेशन देखा था, सेम वैसे की वैसी डेरिवेशन है, बस फर्क इतना है कि जहां आपने टी बी लिखा था वहां आपको टी एफ लिखना है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि यहां पर जो डेल टी एफ बी लिखा था, अब मैं टी एफ लिख रहा हूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल, इसको P भी ले सकते हैं, V भी, वो जो आप मान रहे हैं वो आप लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि आपने P लिया है या V लिया है। कल शायद अपन ने V ले लिया था। हाँ बोलिए। बिल्कुल। अच्छा एक 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 सेकेंड वो कल वाला याद रह गया बेटा, इसको ना ऐसे ही कर लो सबको, ऐसा ही है एक्चुअली, वो कल बी अपन ने किया था तो बी ही याद रह गया, ठीक है। इसको ऐसे ही कर लो आप, फ्रीजिंग पॉइंट है नहीं तो ऐसे ही ध्यान रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं एफ कर लेता हूं, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मैंने इससे एफ ले लिया बेटा ना, टी बी नहीं ले रहा हूं मैं, अब टी एफ ले रहा हूं, ताकि नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। बी ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट के लिए और एफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहा हूं, ठीक है। अब इसके अलावा हमें यह भी पता है कि जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डेल पी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के। एक्स बी क्या है हमारे पास, एक्स बी होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूं, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरे पास और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, तो इनको कंबाइन करके हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से कि जो डेल टी एफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। कल भी हमने यही किया था। अब इसके बाद में हम क्या करें कि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं, तो डेल टी एफ जो है इट इज इक्वल्स टू के एक्स बी। कल भी हमने यही किया था, यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के के लगा दिया था। अब इसके बाद हम क्या करें, जो एक्स बी है जिसको हम बी का मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको डेल टी बी इक्वल्स टू के डॉट एन बी अपॉन सॉरी टी एफ, वो याद रह जाता है। ओके, तो एन बी प्लस एन ए, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमें ये पता है कि यहां पर हमारे पास अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो बी जो होता है ना बेटा वो ए के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एन बी प्लस एन ए है इन दोनों के सम को लगभग मैं एन ए कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है। और इसको एन ए कंसिडर करता हूं तो डेल टी एफ इक्वल्स टू के डॉट, और इसे लिख सकते हैं अपन एन बी अपॉन एन ए। अब अगर मैं एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं लिखता हूं मास की टर्म्स में, तो इसे लिख सकता हूं डेल टी एफ इक्वल्स टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय फिर इसके लिए डब्ल्यू ए और ऊपर चला जाएगा आपके पास एम ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अब हमने यहां पर जैसा कल भी पढ़ा था कि डब्ल्यू बी और एम बी इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, इसे नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स अगर लिखता हूं तो मैं इसे लिखूंगा डेल एफ इक्वल्स टू के डॉट एन बी अपॉन डब्ल्यू ए डॉट एम ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। और इन दोनों को एन बी अपॉन डब्ल्यू ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर अगर यह है, बिल्कुल इसे मोलैलिटी बोलेंगे। तो डेल एफ इक्वल्स टू हो जाएगा के डॉट स्मॉल एम
और कैपिटल MA, और फिर यहां पर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे हम, और वो नया कांस्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है। यहां से नया कांस्टेंट निकाल लेंगे इन दोनों से, और वो नया कांस्टेंट हो जाएगा डेल TF इक्वल्स टू KB डॉट M। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। इसको थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ KF ये बी से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, चलो F आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि ये जो KS है ना बेटा, सॉरी N जो है, मोलालिटी जो है, मोलालिटी को अगर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यही पुट कर देता हूं मैं, तो डेल TF इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास KF मल्टीप्लाइड बाय और WB इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय, और यहां आ जाएगा आपके पास MB और मल्टीप्लाइड बाय WA ग्राम में। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, केवल एक ही डिफरेंस है जो हमने देखा था कल जो फॉर्मूला, और इसमें यहां पर KF आ रहा है और वहां पर KB था। तो अगर आपको इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद है तो ये भी याद है, बस यहां पर KB की जगह KF कर देना है, बाकी एज इट इज है। अब एक चीज और इसके अंदर आती है जो पूछी जाती है, जैसे कल हमने देखा था कि B को हमने डिफाइन किया था, जिसको हमने इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहा था या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा था। तो यहां पर जो KF है ना बेटा, इसका भी पर्टिकुलर नेम है और इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब एक बार थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं इसको, और फिर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां देखिए, तो यहां पर लेते हैं वापस से इसको अगेन। अब मैं बात कर रहा हूं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में। इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का दूसरा नाम ध्यान रखना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी है। देखिए डेल TF इक्वल्स टू KF डॉट M है। तो अब यहां पर अगर मैं M की जगह, ठीक है, अब यहां पर अगर मैं M को डिस्प्लेस कर देता हूं, ठीक है, M को मैं ले लेता हूं 1 मोल पर kg, ठीक है, मोलालिटी को 1 मोल पर kg ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में डेल TF की वैल्यू जो है वो हमारे पास KF के इक्वल हो जाएगी, और इसी से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल TF है, ध्यान रखना है, इसे तो हम क्या कह रहे हैं, इसे तो हम कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं, और KF को हम कह रहे हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब हमारे पास मोलालिटी कितनी होती है, 1 मोल पर kg, यानी if the molality of a solution is 1 mole per kg, in that case the depression in freezing point of that solution is called molar depression constant और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इससे इसकी डेफिनेशन को अपन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो अपन ने देखा, ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें से जो इंपोर्टेंट बातें हैं बेटा कौन कौन सी है, एक तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, यहां से न्यूमेरिकल आता है, यहां से न्यूमेरिकल आता है, और ये जो मैंने बताया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एक ये डायग्राम, ठीक है, कभी कभी ये सिंगल डायग्राम पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो ये डायग्राम भी ध्यान रखें जो अपन ने बनाया है अभी, ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है, इस डायग्राम को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 और 4, अब तक जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए इसमें इन 4 चीजों पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें न्यूमेरिकल, उसमें 1 मार्क्स की डेफिनेशन, 1 मार्क्स का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, और यहां पर 1 मार्क्स का जो है डिफाइन कर, इसको डायग्राम को ड्रॉ करना। देखो एक चीज ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते बेटा। ऐसा नहीं होता कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया और आपको कह दिया पूरा ड्राइव करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सपोज इस पर ही आ गया, इस टॉपिक पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कैसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आल्सो डिफाइन
द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करें, फिर 1 मार्क्स के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसी के साथ अटैच कर दिया जाए। तो ऐसे मतलब 4 पार्ट्स के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसके अंदर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और आगे चल रहा हूं, ठीक है, चलिए। बेटा अभी पढ़ाई करा रहा हूँ मैं क्लास ले रहा हूँ, अब जाओ। ओके, यस, देखते हैं बेटा। तो अब इस पर सेम वैसा ही क्वेश्चन देखें अपन। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करता हूं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो पहला एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। जैसे जो पोलर रीजन्स होते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पोलर रीजन में पहले क्या होता था, जो गाड़ियां चलाई जाती थी तो उनमें मोस्टली क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो रेडिएटर होता था एक, पहले वहां पर पानी डाल के रखा जाता था उसमें, तो वो रेडिएटर का जो पानी होता था ना वो फ्रीज हो जाता था। वो इसका पर्पज होता था गाड़ी जब चलाए तो उस समय गर्म नहीं हो। तो आजकल तो वाटर की जगह हम लोग उसमें कूलेंट डाल के रखते हैं गाड़ियों में, खासकर 4 व्हीलर्स के अंदर, लेकिन पहले रेडिएटर में पानी फिल करके रखते थे। तो क्वेश्चन ये बनता था इसमें कि वाई एथाइलिन glycol is added in water to be used in radiator of vehicles in polar region। तो इसका रीजन बेटा कोई बता सकता है मुझे कि ऐसा क्यों किया जाता है? एनीबडी नोज द रीजन व्हाई एथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन वाटर? एथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में क्यों ऐड किया जाता है पोलर रीजन्स के अंदर? मोस्टली जो वो वाटर जो कि गाड़ियों के अंदर यूज में लिया जाता है। देखिए इसका सिंपल सा रीजन था, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पोलर रीजन्स की बात करें तो देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअली वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हमें फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, समझना इस चीज को। जैसे हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सपोज फ्रीजिंग पॉइंट इन पोलर रीजन, मैं मान लेता हूं कि पोलर रीजन में कहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट जो है सपोज 5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मतलब माइनस में जा रखा है, बर्फ जम जाएगी अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं वाटर में थोड़ा सा एथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दूं, एथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दूं, तो ग्लाइकोल ऐड करते ही वो क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है बेटा, कि जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये देखो ये वाटर तो क्या है, सॉल्वेंट है, ये तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट का काम कर रहा है, और ये सॉल्यूशन है। और अभी हमने क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। और मैंने कहा कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में जैसे पानी में अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूट को ऐड करने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, उसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो और भी गिर जाएगा, और डाउन हो जाएगा। मतलब अगर पहले -5 था तो सपोज मान लीजिए वो -8 हो गया है, -8 डिग्री सेल्सियस, और डाउन चला गया है वो, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए पोलर रीजन जो है वहां पर बर्फ जो है -5 पर जमती है और -5 पर वो सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप उसमें एथाइलिन ग्लाइकोल डालोगे तो अब वो -5 तक भी नहीं जम रहा, अब उसको फ्रीज होने के लिए -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो उस समय एटमॉस्फेयर में नहीं है। तो उस टेम्परेचर पर यानी -7 डिग्री 7.5 डिग्री तक जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। यहां पर जो एथाइलिन ग्लाइकोल है ना, उसमें जो हम आंसर लिखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है, ये पानी को जमने नहीं देता,
ठीक है, क्योंकि इसको डालते ही सॉल्यूशन बन जाता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, और इसकी एक एप्लीकेशन और है, देखो जो पोलर रीजन्स होते हैं ना, जहां पर मान लो बहुत ज्यादा जब स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल की वजह से हो सकता है कि रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं आइस से। तो उस आइस को, एक तो तरीका है कि आइस को हटा दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि अगर उस आइस के ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, थोड़ा सॉल्ट डाल दें, तो सॉल्ट डालते ही क्या होगा, वहां सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होते ही उस टेम्परेचर पर, जो वहां उस समय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वाटर जो है वो आइस में रहता है, तो सॉल्यूशन बनते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और कम होते ही वो क्या हो जाएगा, वाटर में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बर्फ नहीं रहेगा, तो अपने आप बर्फ वहां से पिघल जाएगी। ठीक है, तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह ध्यान रखना, सॉल्ट को भी ऐड किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल को भी ऐड किया जाता है, इस तरह से। ओके, और थोड़ा आगे चलें, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन इस पर कि न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है। सो लेट्स सी अ न्यूमेरिकल। चलिए, तो न्यूमेरिकल बढ़िया सा ले लेते हैं अपन जो इससे रिलेटेड हो। ओके, सो वी हैव अ न्यूमेरिकल, तो हमारे पास है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट न्यूमेरिकल है 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन, 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला है C2H6O2, O2 is mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर, 600 ग्राम पानी में इसको मिला दिया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, एक तो आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसमें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अलग चीज है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखें। ओके, चलिए मैं वेट कर रहा हूं, किसकी बेटा, KF की वैल्यू, हाँ वो गिवन है KF इक्वल्स टू, KF आपको यहां पर दिया हुआ है, KF की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.86 किलो केल्विन केजी मोल इनवर्स है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, और इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। देखो कितना आ रहा है, कई बच्चों ने तो फाइंड भी कर लिया आधे से ज्यादा। चलिए आपका वेट कर रहा हूं आंसर का, कितना आ रहा है कैलकुलेट कर ले फटाफट। एथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलर मास है उसकी जरूरत पड़ेगी शायद, है ना, 62 होगा बेटा, वो ध्यान रखना, ये बता देता हूं, जिसको आप क्या बोलेंगे, MB, दैट इज 62, इसकी जरूरत पड़ेगी इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ जी, आंसर आ गया, किसी का नहीं आया अभी? चलिए मैं भी फाइंड करना था। अच्छा, वो वैल्यू ऐसी आ रही है, कैलकुलेटर अच्छा कर रहे हो, ठीक है, चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, आपका आंसर आ जाए तो आप पहले बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था बेटा, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करने का, तो फॉर्मूला था डेल TF। तो आपको देखो पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो छोटा वाला फॉर्मूला याद रखना है। डेल TF इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपके पास KF डॉट M, ठीक है,
अब मोलालिटी का फॉर्मूला तो आपको आता है, तो आप मोलालिटी को यहां रख दें और फिर कैलकुलेशन कर लें। डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ और मोलालिटी होती है आपके पास कितना आ रहा है 2.25। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके करेक्ट है, ओके नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगा फिर, है ना, जो भी होगा। और इसके नीचे आ जाएगा एम बी मल्टीप्लाइड बाय देन मास डब्ल्यू ए, इट इज इन ग्राम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इसमें। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू है आपके पास दैट इज 1.86 इंटू डब्ल्यू बी इज गिवन 45 दिया गया डब्ल्यू बी 45, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2.25 270 ओके, ठीक है बेटा। इसको आप ऐसा कंसीडर करें जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को आप 273 केल्विन, हाँ चलो वहां एक मिस्टेक आ रही है आपकी, मैं अभी उसको करेक्ट कर रहा हूं एक बार, है ना, एक बार मैं यहाँ 370.9 यहाँ बेटा एक मिस्टेक की है आपने, मैं पहुंच रहा हूं आप तक, एक मिनट वेट कर लो आप, है ना। एमबी की वैल्यू आपके पास 62 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए है आपके पास 600 ग्राम वाटर, 600, ठीक है। तो यार 20 से 20 कैंसिल कर दो। वैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो अभी मैं बता देता हूं आपको डायरेक्ट क्या आ रहा है, जो इसने फाइंड कर लिया है वैसे 2 हाँ अब सही है, अब सही है। तो अब मेरी बात समझ, ओके अब देखना जरा बेटा, ओके वेट करें आप। तो देखो 2.25 यहां पर आपके पास इसको सॉल्व करने पर आ रहा है डेल टी एफ की वैल्यू। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू आई है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इतना गिर जाएगा, इतना फॉल हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। अब अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है तो ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में फाइंड करूंगा एक्चुअली इक्वल्स टू जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मैं उसको 273 कंसीडर करके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने मान लिया था इसको, ये मान लिया हम लोग 273 केल्विन मान रहा हूं। और अब ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि कम हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपके पास डेल टी एस की वैल्यू आई है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट में से अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है कि अब कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये चेंज्ड फ्रीजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, चेंज्ड फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना फॉल हुआ। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो ये आएगा 273 केल्विन में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जो हमारे पास आया है 2.25 केल्विन, ठीक है। और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर, ओके बिल्कुल 270.75 आ जाएगा केल्विन, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया बेटा, ये तो केल्विन में आ गया। सेम आंसर अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं तो भी सही है। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट निकालता हूं तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस में से और 2.25 डिग्री सेल्सियस को सेपरेट करना है। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ना डेल टी एफ, ये डेल टी एफ ध्यान रखना, ये डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर 0 में से इसको सेपरेट करूंगा तो डायरेक्ट -2.25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। एक्चुअली ये डिग्री सेल्सियस में और ये केल्विन में है, तो आप डिग्री सेल्सियस में भी फाइंड कर सकते हैं, आप केल्विन में भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये क्लियर है बेटा, समझ में आ गया ये, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है, मैं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको आज सेंड कर दूंगा या मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगी वर्कशीट। तो कल तक वो आप कंप्लीट कर लेना, दिन में आराम से कंप्लीट कर लेना। तो कल ऑस्मेटिक प्रेशर और करा करके और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, जो वर्कशीट दूंगा, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, अभी टाइम आउट होने वाला है, वापस से ज्वाइन कर लेना आप। ओके अब यहां इससे रिलेटेड एक वापस से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं,
जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड देखा था और एक फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड भी इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, समझना। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, वी हैव टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन है। एक तो है आपके पास 0.1 m NaCl एंड सेकेंड इज 0.1 m ग्लूकोज, ठीक है। और आपसे पूछा गया विच सॉल्यूशन विल फ्रीज एट हायर टेम्परेचर। कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। अब इस चीज को समझेंगे अपन एक बार। वैसे आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। NaCl, आपके अकॉर्डिंग NaCl हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ओके, और इसका लोअर होना चाहिए। चलो अपन देखते हैं, ठीक है, चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं सही है कि नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना बेटा, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डाउन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो NaCl जो है यहां पर आपके पास 2 मोल्स बनेंगे, क्योंकि एक Na प्लस एक Cl माइनस। और यहां ग्लूकोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास C6H12O6 है, तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में टूटता नहीं है, तो ये 1 मोल अगर डिसॉल्व करते हैं तो 1 मोल ही रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात को समझना ध्यान से, जिसके अंदर मोल्स ज्यादा हैं उसका डिप्रेशन ज्यादा होगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हायर फ्रीजिंग पॉइंट है, हायर फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारा जो क्वेश्चन था ना वो ये था, विच सॉल्यूशन विल फ्रीज एट हायर टेम्परेचर, कौन सा सॉल्यूशन हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, ठीक है। तो इसका तो फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन हो गया NaCl का, तो जो मान लो 0 डिग्री पर अगर वाटर फ्रीज होता था तो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो तो 0 से भी और डाउन चला गया, और ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा उससे, क्योंकि इसमें 1 मोल ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके कंपैरिजन में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके, चलिए तो एक बार दोबारा सुन ले हम इसको, कि हमने कहा कि NaCl के 2 मोल्स होने की वजह से इसके फ्रीजिंग पॉइंट में लोवरिंग ज्यादा होगी, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा लो हो जाएगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली कम लो होगा। तो एक दूसरे में अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा हायर होगा और ये थोड़ा लोअर होगा। तो नेचुरल है कि हमने क्वेश्चन पूछा था विच सॉल्यूशन विल फ्रीज एट हायर टेम्परेचर, कौन हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। तो हायर टेम्परेचर पर हमारे पास ग्लूकोज फ्रीज होगा, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो तो क्या हो गया, डाउन हो गया। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए विच सॉल्यूशन विल फ्रीज फर्स्ट ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर पहले कौन सा सॉल्यूशन फ्रीज होगा।
पहले कौन सा सॉल्यूशन वो होगा जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कंपेरेटिवली हायर होगा, क्योंकि पहले हायर आएगा। जैसे पहले सपोज 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, फिर 0 आएगा, फिर -1, फिर -2। तो जिसका हायर है पहले वो आएगा अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले वो फ्रीज होगा, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डाउन हो गया है वो सबसे लास्ट में फ्रीज होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं हो, उसको बहुत अच्छे ठंडे दिमाग से समझे और फिर इसका आंसर दें। चलिए अब आगे चलते हैं। कम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है, ठीक है, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, लेकिन ऑस्मोसिस के साथ पैरेलल में हम एक टॉपिक और देखेंगे, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बात करें डिफ्यूजन की, फिर ऑस्मोसिस की बात करेंगे। डिफ्यूजन, तो देखिए डिफ्यूजन आपने फिजिक्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो एनी आइडिया अबाउट द डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या है बेटा? एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट डिफ्यूजन? नो आइडिया? ओके, नहीं बेटा, एक्चुअली डिफ्यूजन ये नहीं है। डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो समझना इसको ध्यान से। ओके, हाँ, इट्स अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, लेकिन बट व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट? हाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। अब देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं घर में जब हम कभी सपोज इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को जलाते हैं, तो आप देखते हैं जहां आपने अगरबत्ती जलाई है वहां से जो स्मेल है वो धीरे 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 पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो जहां वो बर्न हो रही है इंसेंस स्टिक, तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और रूम के अंदर जो दूसरा कॉर्नर है वहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन धीरे धीरे वो स्प्रेड होगी विदाउट एनी मीडियम, मतलब विदाउट एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कोई ऑब्स्टिकल्स के। तो अपन ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ध्यान रखना, सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ध्यान रखना, डिफ्यूजन जो है ना बेटा, ये गैस में भी होता है और ये लिक्विड में भी होता है, दोनों में डिफ्यूजन होता है। तो हम यह कह सकते हैं डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, solute particles from higher concentration to lower concentration, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल का जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने अभी लिया कि गैस में किसी एयर में किसी गैस का डिफ्यूजन होता है, या फिर आप वाटर के अंदर देखें, आपके पास एक 1 लीटर वाटर कंटेनर है जिसमें वाटर है, तो आपने उसमें कुछ ड्रॉप इंक के डाल दिए, तो वो इंक क्या होगी, पूरे सॉल्यूशन में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगी, वो कलर पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगा। तो वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है बीच के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस जो है ना बेटा, ये इससे थोड़ा अपोजिट है। ऑस्मोसिस की खास बात क्या होती है, इसको एक बार एग्जांपल से, इससे डायग्राम से समझते हैं। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होगा, सपोज हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने सेपरेट किया है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, एक्चुअली एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है उसको भी अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे एनिमल्स में जो ब्लैडर होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या एग देखा होगा आपने, एग के अंदर जो एक लेयर होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके जस्ट नीचे एक लेयर होती है, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
या जो भी आप कई सीड्स देखते हैं, तो सीड्स के अंदर जो आउटर लेयर होती है, जैसे आमंड्स के अंदर ऊपर वाली लेयर होती है बादाम में, ठीक है, या पीज होते हैं उनमें ऊपर वाली जो लेयर होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली इसकी खास बात क्या होती है, ये जो होता है ना, इट अलाउज ओनली solvent particles to pass through them। ठीक है, ये अपने में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही पास होने देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है और ये मैंने दो साइज के पार्टिकल्स दिए यहां पर, ठीक है। तो एक तो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल है और एक सॉल्वेंट पार्टिकल है। सपोज ये स्मॉल वाला जो है इसको मैंने सॉल्यूट मान लिया है, सॉरी सॉल्वेंट मान लिया है, दिस इज सॉल्वेंट पार्टिकल, और ये जो है दिस वन इट इज सॉल्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से, तो इसमें केवल ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो पास हो सकते हैं, इस तरह से ये पार्टिकल जा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर मैंने क्या किया है, दो तरह के यहां पर सॉल्यूशन वो लिए हैं, लिक्विड लिए हैं। एक तरफ तो मैंने केवल प्योर सॉल्वेंट रखा है, यहां पर मैंने केवल सॉल्वेंट रखा है, और यहां मैंने सॉल्यूशन रखा है, इसमें मैंने सॉल्यूशन रखा है। सॉल्यूशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और यहां पर मेरे पास केवल सॉल्वेंट है, ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हो इसमें कि यहां पर केवल मूवमेंट कौन कर सकता है, सॉल्वेंट कर सकता है, सॉल्यूट मूवमेंट नहीं कर सकता। और मूवमेंट यहां पर हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा, लेकिन कंसेंट्रेशन किसकी, सॉल्वेंट की। तो जैसे ही मैं यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाऊंगा तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह से होने लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं विच आर स्मॉलर इन साइज, दे कैन इजिली पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास थ्रू हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे सॉल्यूशन वाला पार्ट जो उसकी कंसेंट्रेशन, यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, जबकि यहाँ पर क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन कम होने लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी ऑस्मोसिस में कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में जो ये मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसका एक बहुत बढ़िया आपको देखो एग्जांपल बताएं जो हमारे, यस बोलिए बेटा, बोलो, दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक डायग्राम से समझा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। एक बार दोबारा समझना इस चीज को, देखो यहां पर एक डायग्राम से और बेटर समझ में आ जाएगा आपको, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपन। मैंने यहां पर क्या किया है, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ली है, और इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब में मैंने क्या किया है कि यहां पर ये नीचे से ब्रॉड है, और यहां पर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बांध दिया है इसके ऊपर, और इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया है पूरे में, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहां पर मैंने फिल कर दिया है। तो यहां पहले मैंने यहां पर क्या लिया था, इस ट्यूब के अंदर, या इस ट्यूब के अंदर मैंने फिल किया था केवल सॉल्वेंट, ठीक है, यानी सॉल्वेंट मतलब वाटर। और यहां मैंने फिल किया था, यहां मैंने कॉपर सल्फेट फिल किया है CuSO4, ठीक है, और इसके अंदर नीचे मैंने केवल वाटर फिल किया है। तो अब मेरी बात को समझना ध्यान से, जैसा मैंने अभी इस डायग्राम में आपको बताया कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, ठीक है, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से आर पार हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन इजिली पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट नहीं जा सकते भाई, अगर आप इस पार्टिकल को इसके आर पार नहीं भेज सकते, क्योंकि ये पार्टिकल का साइज जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनसे बड़ा है। तो अब मूवमेंट कहां हो सकता है, आपको ये देखना है कि यहां पर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, यहां पर सॉल्वेंट बहुत कम है, लेकिन जा केवल सॉल्वेंट ही सकता है। तो नेचुरल है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो आपके पास राइट साइड में है वो ही यहां से लेफ्ट साइड में आना स्टार्ट कर देंगे, वो ही यहां से इस तरफ आएंगे, और इस तरफ हमारे पास ये जो भरा हुआ है ये क्या है, सॉल्यूशन है,
क्योंकि इसमें दोनों चीज है, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, ठीक है। और इधर केवल प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है सॉल्वेंट के पार्टिकल का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट, इसी को हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। और इसको अपन यहाँ डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में आप देखिए, इसमें यहां मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां तक वाटर फिल कर रखा है, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ, सॉरी, इसमें कॉपर सल्फेट फिल कर रखा है मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां तक, और फिर इसको इन्वर्टेड कर दिया है मैंने। और इस यहां पर हमारे पास जो बीकर है इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है मैंने। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये मेम्ब्रेन लगाई है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से केवल ध्यान रखना सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है ना, वो धीरे 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 इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर उठने लग जाएगा, धीरे धीरे वो इसके अंदर ऊपर उठने लग जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है। एक इसका एप्लीकेशन और देखो, आपने देखा होगा बेटा, कई लोग जैसे बादाम जो होते हैं, आमंड जो होते हैं, उसको मॉर्निंग के अंदर जैसे पानी के अंदर भिगो के रख देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो पानी होता है वो बादाम के अंदर तक चला जाता है। या फिर आपने देखा होगा जो रेजिन्स होती हैं, जिसे किशमिश कहते हैं अपन, किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद में जो पानी है वो किशमिश के अंदर एंटर हो जाता है। तो इसको यूं समझो, किशमिश के अंदर जो है वो तो क्या है, सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, और बाहर पानी है। तो पानी तो क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जो आपके पास रेजिन है, उस रेजिन की जो लेयर है वो हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब अगर आप उसको वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, यही प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको थोड़ा तो क्या होगा, जैसे ये हमने यहां पर ये रेजिन्स ले ली, ठीक है, और यहां मैंने वाटर को फिल कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं, तो सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो पानी है, वो पानी इसके अंदर की तरफ जाएगा, इस मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एंटर होगा, और धीरे धीरे ये जो रेजिन है इसका साइज जो है ना वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा, इसके अंदर वाटर भर जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या है, ये ऑस्मोसिस है। लेकिन क्योंकि अंदर जा रहा है पानी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर पानी अंदर जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कल एक बार अपन यहीं से वापस से स्टार्ट कर देंगे ऑस्मोसिस से, ठीक है। आज की तो क्लास का टाइम हो गया है, तो फिर कल अपन वापस यहीं से देख लेंगे। और न्यूमेरिकल्स कर लेना, मैं आपको आज शाम तक या सुबह तक सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करें।